हेलो स्टूडेंट। हम लोग दोबारा से फिर से थर्मोडायनामिक्स को शुरू कर रहे हैं और जहां तक हमने छोड़ा था उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन आपका ये था कि आवर सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट और मैटर। यानी हमारा जो सिस्टम है वो किसी प्रकार का हीट या मैटर को अगर एक्सचेंज नहीं करता। किससे? आंसर है सराउंडिंग से। तो क्या यह सिस्टम आइसोलेटेड है? यानी हमारा सिस्टम अपने आसपास से किसी भी उष्मा या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता। तो क्या यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है? तो स्टूडेंट, आपके दिमाग में जो आंसर आया था, हो सकता है आपको दिमाग में आया हो कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन स्टूडेंट, आपको बता दें ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम वर्क के केस में देखें तो हमारा जो मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। लेकिन एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज अगर हो रही है वर्क के केस में, हीट भले ना एक्सचेंज हो लेकिन एनर्जी अगर एक्सचेंज हो रही है वर्क के केस में, तो क्या होगा? मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी। इसलिए यह सिस्टम हमारा क्या होगा स्टूडेंट? आंसर है क्लोज सिस्टम होगा। तो इसका आंसर होगा नो। यानी एज हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड in term of work, so the system will be closed system। ओके स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। इसका हिंदी वर्जन है नहीं, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है लेकिन कार्य के संदर्भ में ऊर्जा का आदान प्रदान किया जा सकता है, इसलिए यह एक क्लोज सिस्टम है। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके टॉपिक हैं। तो शुरू उस प्रॉपर्टी को हम बोलते क्या है, तो उसका आंसर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो ऐसा नहीं करता यानी जो चेंज नहीं होता, उसे हम लोग बोलते क्या है स्टूडेंट? आंसर है उसे कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद हम आगे इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, एक क्लोज सिस्टम को दो या उससे अधिक भाग में जब हम इसे विभाजित करते हैं करके परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि जो गुण बदलते हैं यानी जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो एक्सटेंसिव होते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वे आपके क्या होते हैं? इंटेंसिव होते हैं। ठीक, तो आपको ये बातें समझ में। अब डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब बात सबसे पहले हम करेंगे किसका स्टूडेंट? आंसर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं होता क्या है। तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने पहले बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ द सिस्टम। यानी जो सिस्टम है उसका साइज और दूसरा सिस्टम के अंदर जिस अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसी पर ये प्रॉपर्टी क्या होगी? डिपेंड होगी। अगर उस पर डिपेंड करता है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सिस्टम, इन दोनों पर अगर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है तो वो प्रॉपर्टी आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल में लिखे हैं, देखो मास है, वॉल्यूम है, मोल है, लेंथ है, रेजिस्टेंस है, एरिया, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एटसेट्रा। ये सभी आपके एग्जांपल किसके हैं स्टूडेंट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग डील करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये सभी क्या होते हैं, कि वॉल्यूम को अभी हमने करके दिखाया भी था कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होगा वो आपका एक्सटेंसिव, और जो चेंज नहीं होते वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद सिस्टम की वह गुण जो सिस्टम में मौजूद पदार्थ की मात्रा और सिस्टम के आकार पर निर्भर करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। एग्जाम्पल हिंदी में है द्रव्यमान, आयतन, मोल, लंबाई, प्रतिरोध, क्षेत्रफल, ताप क्षमता यानी हीट कैपेसिटी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इसके बाद एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में देखिए, दिस प्रॉपर्टी विल चेंज इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर अगर आप मैटर के अमाउंट को चेंज कर देते हैं, यानी मैटर के अमाउंट चेंज हो जाता है,
तो सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर आपने अमाउंट ऑफ मैटर जो सिस्टम में प्रेजेंट है वो चेंज कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पार्ट इन व्हिच द सिस्टम इज डिवाइडेड। यानी कोई भी सिस्टम है और आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो अगर उसका हम सम करते हैं तो वो अपने टोटल वैल्यू के जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो टोटल वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। तो स्टूडेंट जैसे हमने बताया b/2 एंड दो पार्ट में वैल्यू को हमने क्या किया, डिवाइड किया, लेकिन जब हम टोटल करेंगे तो उसका वैल्यू पहले अगर b था तो वो b वापस आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहीं पर इसी लाइन से हमें यह पता चलता है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी एडिटिव होती है, यानी उसे हम जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद में पुनः पहले जैसे था वो वही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसका हिंदी है, यानी ये गुण सिस्टम में मौजूद पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदल जाएंगे। दूसरा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का कुल वैल्यू उस अलग अलग हिस्से के वैल्यू के योग के बराबर होता है जिसमें सिस्टम विभाजित होता है। तो आपको पहले से मैं ये बात बता चुका हूं। ठीक है, तो ओके, आपको समझ में आया। इसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी कि इंटेंसिव की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसी का ठीक उल्टा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुई इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट था वहां पे आपको क्या लगा देना, इंडिपेंडेंट कर देना है, और जहां पे एक्सटेंसिव था वहां पे इंटेंसिव कर देना है। बाकी सारी चीजें वही लिखी हुई है स्टूडेंट। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुई इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in the system and size of the system are called intensive properties। यानी ये सिस्टम के साइज पर भी डिपेंड नहीं करता और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर भी डिपेंड नहीं करता, ये फ्री होता है। इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट, आंसर है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने अलग अलग पार्ट कर दिए स्टूडेंट, और इसका टेम्परेचर अगर आपका T है तो आपको मालूम है कि इसका टेम्परेचर वही होगा, इसका भी टेम्परेचर वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, यानी टेम्परेचर इसका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपका डेंसिटी, मोलरिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केमिकल पोटेंशियल एटसेट्रा, ये सभी प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग बात किसकी करते हैं, आगे इसके क्या होता है। इसका हिंदी वर्जन है, सिस्टम की वही गुण जो सिस्टम में मौजूद पदार्थ की मात्रा और सिस्टम के आकार पर निर्भर नहीं करते। स्टूडेंट यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सिस्टम नहीं करते। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, सिस्टम निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो सिस्टम की वही गुण जो सिस्टम में मौजूद पदार्थ की मात्रा और सिस्टम के आकार पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम लोग बोलते क्या है, आंसर है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद इसका एग्जांपल आपका दाब, तापमान, घनत्व, मोलरिटी, विशिष्ट ताप क्षमता, शैन्यता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, ईएमएफ, रासायनिक क्षमता एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो चीजें इसमें है, यानी थर्मोडायनामिक्स के जो टॉपिक है उन सभी को हम डील भी करेंगे स्टूडेंट। अभी आप केवल इतना समझें कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। ओके, इसके बाद शुरू होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में ए और बी, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और अगर इसे हम ए अपॉन बी कर दें यानी डिवाइड कर दें एक दूसरे से, तो इसमें क्या होगा, डी ए बाई डी बी आएगा, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो दोनों शो कर रही है ना, ये आपका चेंज होके क्या हो जाएंगी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यानी इफ ए एंड बी आर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इन दोनों को क्या कर दें, एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या शो करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे। दूसरा, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास और मोल और वॉल्यूम, यानी पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल या पर यूनिट सॉरी पर यूनिट मास हो या पर यूनिट मोल हो या पर यूनिट वॉल्यूम हो, तो इस केस में ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। अभी हम एग्जांपल में देख लेते हैं।
यदि ए और बी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और इनको हम ए बाई ए बी कर दें या डी ए बाई डी बी कर दें तो ये इंटेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि किसी एक्सटेंसिव गुण को इकाई, द्रव्यमान या मोल या आयतन के अनुसार दर्शाया जाए तो यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बन जाएगा। बात समझ में आया? यानी इसमें पर लगा देना, क्या इकाई, द्रव्यमान या मोल या आयतन के अनुसार दर्शाया जाए, मीन दैट मास पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल या पर यूनिट आयतन, इसमें केस में किया जाए तो ये आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का हमने क्या लिखा, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम आया तो इसीलिए ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, आंसर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी तरीके से आपका डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि स्टूडेंट देखो, जैसे मास के आपने दो पार्ट की m/2, ओके, वॉल्यूम के आपने क्या किया v/2, तो 2 2 कैंसिल हो गए, फिर से आपका m/v रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए ये शो करता है क्या, डेंसिटी आपका चेंज नहीं होती और ये आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से सुनिएगा, मास को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि जो आपका m है इसको आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, इसी तरीके से आपने क्या किया, v अपान क्या कर दिया, आंसर है 2 कर दिया, तो यहां से क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर से दोबारा से क्या होगा, आंसर है ये आपका m और अपान में क्या आ जाएगा, सॉरी m/v, ठीक है। तो इस तरीके से m/v आ जाएगा, ओके। तो रिटर्न होके वही वापस आ जाएगा जो मास अपान वॉल्यूम पहले था, इसीलिए ये शो करता है क्या, आंसर है डेंसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से आप एक एक करके सब चेक कर सकते हैं, इसमें भी वही काम हो जाएगा, m/n मोल है तो n/2 और b/2, 2 2 कैंसिल, n/v आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं फिर से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, ओके। अगला एग्जांपल आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक। ऐसा अगला एग्जांपल मोलर इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल। दूसरा एग्जांपल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, गिब्स फ्री एनर्जी पर यूनिट मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर यूनिट मोल। जैसे आई ई लिखा है, इंटरनल एनर्जी लिखा है, ऐसे यहां हो जाएगा जी एफ ई, यानी गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट मोल, ओके। तो ये भी एग्जांपल आपका इंटेंसिव का, मोलर एंथैल्पी यानी एंथैल्पी पर यूनिट मोल, ठीक, ओके। इसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी को स्टूडेंट। तो आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट वो नॉन एडिटिव होती है। इससे पहले हम एक्सटेंसिव की अगर हम बात किए थे तो वो आपका क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब ये जितने भी फार्मूले आपके लिखे हुए हैं इसका ये सब हिंदी है, ठीक है। तो सांद्रता इक्वल टू मोल पर आयतन, दूसरा घनत्व द्रव्यमान पर आयतन, विशिष्ट उष्मा क्षमता डिवाइड बाई द्रव्यमान, मोलर आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, इसको यहाँ से रफ कर देना, तो इसको मैं ही रफ कर देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक, ये गलत लिख गया पर यूनिट मोल, ठीक है। इसके बाद GFE यानी गिब्स फ्री एनर्जी का क्या होगा, मोलर एंथैल्पी, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी मतलब यानी मोलर गिब्स फ्री एनर्जी का हो जाएगा मोल GFE डिवाइड बाई मोल। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मोलर एंथैल्पी यानी एंथैल्पी डिवाइड बाई मोल। तो ये सभी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो योगात्मक नहीं होती, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी योगात्मक नहीं होते हैं, तो ये पूरा आप लोग कॉपी करेंगे, आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ फंक्शन सिस्टम की। स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता हो उसे हम बोलते क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो उसे हम बोलते क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल पोजीशन जैसे कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं उसका डिस्टेंस का, तो ये पाथ पर डिपेंड करता है तो वो पाथ फंक्शन होगा। और जो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है वो आपका जो स्टेट पे डिपेंड करता है यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है वो आपका क्या होता है, स्टेट ऑफ
सिस्टम होता है। ये आपका स्टेट वेरिएबल भी कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या, दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। कुछ वेरिएबल्स हैं जो डिफाइन करते हैं किसको, आंसर है स्टेट ऑफ सिस्टम को। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं, जैसे कि है गैस प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ गैस है। ये सभी आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम इसको डिफिनेशन या डिफाइन बाद में करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम को, तो इतना हो गया। when all the system variable when all the sorry when all the state variable attain a fixed value, the system is said to be in a particular state। जैसे स्टूडेंट हम बात करें कि आपके पास में है प्रेशर P और दूसरा क्या है, वॉल्यूम B है, ओके, और तीसरा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपके प्रेशर है, B वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, या फिर हम इंटरनल एनर्जी की बात कर लें, U है। तो यदि इसका ये सभी आपके क्या है, स्टेट वेरिएबल में है। लेकिन अगर प्रेशर आपका 2 एटीएम, वॉल्यूम आपका 2 लीटर, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, इंटरनल एनर्जी 50 जूल, अब ये सभी पॉइंट जो हमने नंबर सबके दिए हैं, यहाँ पे हमने लिखा 1 एटीएम, ओके, एटीएम लिख लेना। वॉल्यूम आपको हमने लिखा 2 लीटर और टेम्परेचर हमने लिखा 300 केल्विन, ओके, तो 300 केल्विन लिखा और इंटरनल एनर्जी हमने लिख दिया मान लीजिए 20 जूल। तो स्टूडेंट अब क्या है, जो ये 20 जूल हमने लिखा है, जे लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए ठीक। तो इस तरह से 20 जूल। अब देखो प्रेशर आपका 2 यानी 2 चेंज नहीं होगा, 2 एटीएम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम 2 लीटर है, ये भी स्टूडेंट चेंज नहीं होगा। अब टेम्परेचर 300 केल्विन हो चुका है और ये आपका इंटरनल एनर्जी 20 जूल है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना, ये एक पार्टिकुलर स्टेट को प्राप्त कर चुका है। किसको प्राप्त कर लिया, एक पार्टिकुलर स्टेट को प्राप्त कर लिया। जो ये वाला पॉइंट है, ये एक पार्टिकुलर स्टेट को प्राप्त कर चुका है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, एक पार्टिकुलर स्टेट में है। लेकिन इन सब में से अगर कोई भी एक चेंज हो गया, यानी वेरिएबल स्टेट जो दिए गए हैं, स्टेट वेरिएबल दिए गए हैं, उनमें से कोई भी एक अगर चेंज होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये पार्टिकुलर स्टेट में नहीं है। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके। When the value of any of the state variable change, the system is said to be undergone the change in state। वही चीज लिखा है जो हमने बताया कि इनमें से कोई भी वेरिएबल अगर एक चेंज हो जाता है तो वो चेंज इन स्टेट में गिनती होगी, पार्टिकुलर स्टेट में नहीं होगी। इसमें देखिए ये वे चर हैं, वेरिएबल की बात हो रहा है, जिनका उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हमने बात किया था दाब, आयतन, तापमान, गैस की मात्रा, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आंसर है स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल के, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो किस अवस्था परिवर्तनशील है, यानी कि स्टेट क्या है, चेंज हो रहा है, जब सभी अवस्था पर चर एक निश्चित मान प्राप्त कर सक लेते हैं। यानी हमें वही एग्जांपल बताया था कि जब सभी एक डिफरेंट वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, पार्टिकुलर स्टेट में हो गया है, ओके स्टूडेंट। आगे देखिए, जब किसी भी अवस्था पर चर का मान बदलता है, जब किसी भी अवस्था पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, किसके अवस्था में, यानी स्टेट में चेंज हो गया है और ये एक पार्टिकुलर स्टेट में नहीं है, ठीक। इसके बाद आता है स्टेट फंक्शन। स्टूडेंट पहले हम आपको बता दें कि जो आपका स्टेट ऑफ सिस्टम था या वेरिएबल था, वही आपका स्टेट ऑफ फंक्शन होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि दीज आर द थर्मोडायनामिक फंक्शन whose value depend only on the state of system and is independent of the path followed by the change of the state ऑफ सिस्टम। यानी ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है बोथ स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल आर सेम। यानी स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, आंसर है ये दोनों सेम होते हैं। चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, अगर हम बात करते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, अगर ये चेंज हम करते हैं जैसे डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ कि ए में क्या हो रहा है, चेंजिंग, और यहाँ पे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, जो कि फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो आपका स्टेट फंक्शन होता है, ठीक। यानी डिफरेंशियल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज इंटीग्रेटेड ओवर अ साइक्लिक पाथ। यानी कोई साइक्लिक पाथ अगर है और उस स्टेट फंक्शन को हम क्या करते हैं, साइक्लिक पाथ है और सॉरी
फिर से देखते हैं एक बार, डिफरेंशियल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज इंटीग्रेटेड ओवर अ साइक्लिक पाथ रिटर्न जीरो दैट अ ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी स्टूडेंट अगर साइक्लिक पाथ है, कोई भी अगर साइक्लिक पाथ है, तो अगर वो एक पॉइंट ए से मान लीजिए चलना शुरू करता है स्टूडेंट, यहां से चल के फिर से पुनः यहीं पहुंच जाता है, तो इसका इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट आपके क्या होंगे, आंसर है सेम होंगे। इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल जब भी हम करेंगे तो जो भी चेंजिंग आएगी स्टूडेंट, उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, आंसर है जीरो होगा। जीरो होगा और ओनली जीरो होगा किस प्रोसेस में, आंसर है साइक्लिक प्रोसेस में। ध्यान रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस, यानी पाथ कैसा साइक्लिक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट जब हम देखेंगे, यानी एक पॉइंट से यहां ए से चलना शुरू किया, पुनः ए पे पहुंच गया है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसके लिए आपका जो चेंज होगा वो जीरो आएगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, ठीक। अब देखिए आगे, इफ इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे क्या क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन जो आपका ये इंटीग्रेशन है क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसे हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिकल क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स बोल रहे हैं, तो थर्मोडायनामिकल भी बोल सकते हैं, और नहीं भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आंसर है जीरो होगा, क्योंकि ये कैसा पाथ है, आंसर है साइक्लिक पाथ है। और x इज अ स्टेट फंक्शन, यानी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन, x हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। क्यों, स्टेट फंक्शन अगर होगा तभी तो वो हमारा क्या होगा, आंसर है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अगर स्टेट फंक्शन नहीं हुआ तो वो पाथ पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं स्टेट फंक्शन के। आंसर है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एंथैल्पी, एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंट्रोपी, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और गिब्स फ्री एनर्जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एटसेट्रा। स्टूडेंट आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एक एक कर करके अच्छे से पूरा हम लोग डील करने वाले हैं। इसलिए पेशेंस बना करके एक एक वीडियो को आपको देखते रहिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हिंदी में, ये थर्मोडायनामिक फंक्शन है जिनका मान केवल सिस्टम की स्थिति पर निर्भर करता है, और सिस्टम की स्थिति को बदलने के लिए अपनाए गए पथ से ये स्वतंत्र है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल दोनों क्या होते हैं, आंसर है समान होते हैं। दोनों क्या है, सेम होते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। अगला है स्टेट फंक्शन के मान में अगर कोई चेंजिंग होता है तो वही चीज डेल्टा ए, ए प्रारंभिक माइनस ए इनिशियल, यहाँ पे उल्टा लिखा है, आपका होना क्या चाहिए, ए अंतिम और माइनस ए प्रारंभिक। तो इसको चेंज कर लीजिएगा, जहां पे प्रारंभिक है यहाँ पे अंतिम कर लेना, और जहां पे अंतिम है यहाँ पे प्रारंभिक कर लेना। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चक्रीय पथ यानी साइक्लिक पथ में क्या होगा, एकीकृत स्टेट फंक्शन का अंतर शून्य होता है। एकीकृत इंटीग्रेटिव की बात हो रही है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी चेंजिंग होगा उसका डिफरेंस क्या आएगा, शून्य आएगा। तो स्टेट फंक्शन के लिए जो आपका पूरा वैल्यू होता है, जो समग्र चेंजिंग होती है, वो शून्य के बराबर होती है। यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं, यानी क्लोज इंटीग्रेशन dx इक्वल टू जीरो, और x हमारा एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन की जो प्रॉपर्टी, इसके एग्जांपल आपके हैं आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सभी कॉपी करिए, इसके आगे हम लोग अगली बात करते हैं। इसके बाद में आता है पाथ फंक्शन। स्टूडेंट, तो मैं आपको पाथ फंक्शन क्या करूंगा, अगली क्लास में डील कराऊंगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग को अगर कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।